ओके, स्टार्ट करें। ओके, आज का आपका टॉपिक है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इट्स द पार्ट ऑफ यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेल और टिश्यू, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी गिव द नोट्स ऑन द क्लास गूगल क्लासरूम। आई थिंक कल वाला बचा हुआ है टिश्यू का, वो मैं आज भेज दूंगी आपको। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, बेसिकली इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? इट्स अ organ system which consists skin, hair, nails and exocrine glands. Not only skin is comes under the integumentary system, skin and its other जो हम appendages बोलेंगे, basically its other appendages or associated organs which connected with the skin are known as the integumentary system. इन सबका जो मतलब कंबाइन करके जो पूरा नेम दिया गया है, उस सिस्टम को बोला गया है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। देखा जाए तो स्किन इसका मेन पार्ट होता है और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का। यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दैट कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ठीक है, इस नॉर्मली स्किन का जो वेट होता है वो 10 पाउंड्स होता है एंड सरफेस एरिया जो होता है वो 20 स्क्वायर फीट होता है। ये आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, लाइक इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम किस किस से बना हुआ है। तो लाइक स्किन, हेयर, नेल्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मींस द which secretes the secretion outside the body। बेसिकली जो बॉडी के बाहर अपने मतलब अपने जो सिक्रीशंस होते हैं उन्हें बाहर सिक्रीट करता है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जो ब्लड के अंदर सिक्रीट करता है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, लाइक आपका स्वेट ग्लैंड्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, जो कि बाहर की साइड में बॉडी के बाहर जो हैं वो सिक्रीशंस को सिक्रीट कर रहे हैं। सो इट इज नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी आपके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन होती है और इसका जो नॉर्मली वेट है वो होता है 10 पाउंड्स एंड उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 20 स्क्वायर फीट, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, skin forms the body outer covering and forms a barrier to protect the body from chemical, disease, UV light and physical damage। स्किन का काम क्या होता है? अपने बॉडी के बाहर एक कवरिंग बनाना, या बॉडी के बाहर एक कवरिंग होती है स्किन, जिसका काम होता है मेनली प्रोटेक्शन। किसी भी चीज से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी बॉडी में कहीं से स्किन रिमूव हो जाती है ड्यू टू सम वुंड, आपको कहीं चोट लग जाती है तो वो स्किन वहां से रिप्लेस हो जाती है, हट जाती है, तो वहां पे आपको कितना पेन होता है। हल्की सी स्किन अगर आपकी निकलती है तो वहां पे आपको कितना पेन होता है और आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उन सबको जो प्रोटेक्ट करता है वो होता है आपका स्किन। ठीक है, साथ ही साथ हमारे हेयर और नेल्स, ये दोनों भी स्किन से ही निकलते हैं, स्किन का एक्सटेंडेड पार्ट होता है और ये हमें इन्वायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर हेयर की लेयर नहीं होगी तो आपकी बॉडी में जो है आप जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके थ्रू बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और मतलब बेसिकली जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनसे बचाता है आपका स्किन और उसके साथ साथ जो हेयर और नेल्स है। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में, वो प्रोड्यूस करते हैं स्वेट, ऑयल, वैक्स, जिससे कि हमारी जो बॉडी होती है वो ठंडी रहे, प्रोटेक्ट रहे और मॉइस्चराइजेशन का काम करे। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑयल को सिक्रीट करते हैं, जिससे कि हमारी जो स्किन होती है वो मॉइस्चराइज होती है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे पसीना बाहर निकल जाता है तो हमारी बॉडी को कूल करने का काम करती है। और साथ ही साथ हमारे ईयर के अंदर सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर आपका
वैक्स प्रोड्यूस होता है, वो वैक्स हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनसे जो सिक्रीशन हो रहा है, इनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। नाउ discuss about the skin. Here there are total mainly तो 3 layers होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर ही आपकी सबक्यूटेनियस लेयर भी आती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है। सबसे जो डीप लेयर होती है इट इज द सबक्यूटेनियस। बट अगर हम बात करें ओनली ऑन द स्किन पार्ट की, तो स्किन के अंदर मेनली 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो सबसे टॉप वाला आपका पार्ट होता है, जहां से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली पार्ट एपिडर्मिस का नहीं होता है, बट आपको हेयर स्ट्रक्चर जो हेयर ऊपर दिख रहा होता है, इट्स द पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका डर्मिस। डर्मिस के अंदर आपका जो रूट या हेयर शाफ्ट होता है, हेयर बल्ब होता है, वो यहाँ प्रेजेंट होता है, जहां से कि आपका हेयर जो है वो बाहर निकल रहा है। इसका जो रूट पॉइंट होता है वो आपका डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जहाँ और अपने जो एपिडर्मिस वहाँ पे स्वेट पोर प्रेजेंट होता है, तो वहां से पसीना बाहर आता है। इसका जो ग्लैंड होता है मेन, वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है। डर्मिस के अंदर वेन्स और आर्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं। हाइपोडर्मिस टिश्यू में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आपका फैट स्टोर होता है। आप देखोगे डर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है, वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ से हमें सेंसेशन वगैरह का पूरा मतलब फील होता है। तो दीज आर द बेसिक एनाटोमी ऑफ द स्किन, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको अगर आता है तो यू हैव टू इजीली आइडेंटिफाई कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितनी लेयर्स होती हैं इसके अंदर। बेसिकली इन द स्किन टोटल 3 लेयर्स हैं, बट अगर देखा जाए तो हाइपोडर्मिस इज एग्जैक्टली नॉट कमिंग ऑन द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। हाइपोडर्मिस को हम एक तरीके से स्किन के अंदर नहीं लेते हैं, बट ये प्रेजेंट होती है और सबसे लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में एपी का मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एपी? Write on the chat box. I have already told in the epithelial tissue. What do you mean by epi? और लिखो और बताइए। दुर्गेश ने बताया, उसके अलावा और लोग बताइए और बताइए। फास्ट, जल्दी बताओ। एपी मीन्स टॉप और द अपर। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होगी इट इज नोन एज एपिडर्मिस, ओके। कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, एपी का मीन्स होता है टॉप, तो सबसे टॉप पे जो लेयर होगी इट इज नोन एज एपिडर्मिस, ठीक है। जैसे हमने एपिथेलियल की टिश्यू की बात की थी, एपिथेलियल मतलब टॉप लेयर। तो एपिथेलियल में आपकी जितनी भी अपर सरफेस की जो लेयर होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज की होती हैं। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, तो डर्मिस का यहाँ पे मीनिंग होता है आपका स्किन, ठीक है। तो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस, और ये मेनली बनी हुई होती है एपिथेलियल टिश्यू की। जब हमने एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया था, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो एपिथेलियम होता है, और आपकी जो पूरी स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, और उसके अंदर कंटिन्यूअसली माइटोसिस की प्रोसेस चलती रहती है। आपकी जो स्किन है वो कंटिन्यूअसली शेड होती रहती है, देन उसके अंदर अगेन न्यू सेल्स बनते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डर्मिस। जस्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी इट इज नोन एज डर्मिस,
और ये जो बनी हुई होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसके अंदर हमने 3 टाइप पढ़े थे, रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक। तो ये वाली जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? इरेगुलर के अंदर। इरेगुलर में क्या होता है, जो आपकी लेयर अरेंज होती हैं वो जो कोलाजन फाइबर्स की लेयर अरेंज होती है वो इरेगुलरली अरेंज होती है, और रेगुलर में क्या होता है, पैरेलली अरेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डर्मिस है उसके अंदर जो मेनली कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और एपिडर्मिस में मेनली कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। अब नेक्स्ट आता है हाइपोडर्मिस। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपो? एनीवन नोज अबाउट द हाइपो? Write on the chat box, please. किसी को नहीं आता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपो? तारू ने आंसर दिया है, और बताओ। हाइपो मीन्स होता है इनर बेसिकली, और द डीप। ठीक है, तो जो डीप लेयर होगी, सबसे अंदर वाली लेयर होगी, इट इज नोन एज द हाइपोडर्मिस। Yeah, innermost. Okay. Hypo is the basically deep या inner layer. It is known as the hypodermis. तो hypodermis का जो main component होता है उसके अंदर present होते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। डर्मिस वाले पार्ट में आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और हाइपोडर्मिस में आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, साथ ही साथ में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा टिश्यू का वर्क आ गया है कि अगर हम स्किन की बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सबसे टॉप लेयर हो गई आपकी एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस को जो बनी हुई होती है उसमें जो टिश्यूज यूज हो रहे हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू। उसके नीचे आइए डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर में जो टिश्यूज यूज हो रहे हैं इट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और हाइपोडर्मिस में एडिपोज टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एंड लूज एडिपोज टिश्यू इज द टाइप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो काफी लूजली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो इट कम्स अंडर द हाइपोडर्मिस। ओके, learn on the next slide. एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की बात चल रही है, तो एपिडर्मिस इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटिफाइड squamous epithelium? Do you know about that? हेमंत झा डोंट नो। कुमारी रौनक क्या रिपीट करना है? जस्ट अ मिनट वेट, मैं आप लोग को अनम्यूट ही करती हूँ, आप लोग बोलिए, बताइए क्या डिस्क्राइब करना है रौनक? मैम हाँ, आपने अभी क्या पूछा? मैंने अभी ये पूछा है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? मैम स्क्वेमस से मतलब स्क्वायर शेप्ड होता है, और एपिथेलियम का मतलब ऊपर की जो लेयर हो वो, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब वैसे मुझे पता नहीं है, तो मैम सीक्वेंस में हो। नॉट इन द सीक्वेंस। स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग होता है, आपको उस दिन भी बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल एक स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब सिंगल नंबर की सेल्स होती है, सिंगल सेल्स होती हैं, इट इज नॉन एज सॉरी सिंगल लेयर होती है, इट मींस सिंपल। और अगर 3-4 लेयर होंगी तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। तो अगर स्क्वेमस एपिथेलियम काफी सारी लेयर्स में अरेंज्ड है
तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो आपका जो मेनली स्किन का एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है, उस पार्ट पे आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ओके, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस मतलब फ्लैट शेप का आपका जो एपिथेलियल सेल होगा, और स्ट्रैटिफाइड मींस कि काफी सारी लेयर्स होंगी, तो काफी सारी लेयर्स में वो प्रेजेंट होता है। ओके, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरीज इन द डर्मिस। मतलब जो भी न्यूट्रिशन वगैरह जो आपको फील मिलता है या ऑक्सीजन मिलता है स्किन पे, तो वो स्किन के थ्रू डर्मिस में एंटर करे, वो डिफ्यूज हो। तो इसका मेन वर्क है अंदर तक सारी चीजों को पहुंचाना। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के अंदर मतलब हम एपिडर्मिस के ऊपर वाली मतलब अपर लेयर की बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर 4 to 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें थिक एपिडर्मल सेल की, दो तरीके के एपिडर्मिस होते हैं, एक थिक एक थिन। अगर थिक होगा तो उसके अंदर 4 लेयर होंगी, अगर थिन होगा तो उसके अंदर 5 लेयर होंगी। लेकिन नॉर्मली हमें पढ़नी है 5 लेयर जो कि एपिडर्मिस के अंदर आपकी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड अब हम बात करें इसके अंदर जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर 4 तो लेयर्स होती हैं और साथ ही साथ इसके अंदर 4 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस वाली लेयर में। तो एपिडर्मिस की लेयर में जो 4 सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके नाम है आपके पास केराटिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्कल सेल्स। ठीक है, केराटिनोसाइट्स जो कि आपका आप देखोगे यहाँ पे आपका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के काफी सारे पार्ट्स में जो है आपका केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होता है। केराटिनोसाइट्स सेल जो होते हैं उनका काम होता है केराटिन को प्रोड्यूस करना। केराटिन इज द प्रोटीन जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल्स, और एक वाटरप्रूफ लेयर बनाता है अपनी स्किन के ऊपर। ठीक है, तो केराटिनोसाइट्स जो सेल होते हैं नॉर्मली केराटिन प्रोड्यूस करते हैं विच इज द प्रोटीन, एंड जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करने का बेसिकली काम करते हैं फ्रॉम द हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेलानोसाइट्स। ये आप सब लोग जानते हैं कि मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो एक पिगमेंट को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, जो कि आपकी बॉडी में स्किन का जो कलर होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। जितना ज्यादा आपके अंदर मेलानिन होगा उतना डार्क आपका कलर होगा, जितना मेलानिन कम होगा उतना कम आपका मतलब उतना आपका डार्कनेस कम होगी। ठीक है, और साथ ही साथ मेलानिन जो होता है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि आप जैसे सोचते होंगे कि भैया गोरा काला, इसका मतलब जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा हो गया है वो काला हो गया, जिसके अंदर मेलानिन कम है वो गोरा हो गया। तो ये उसके कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये अफेक्ट करता है, लाइक हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी किसी से मदर फादर से आ रहा है, जो उनके अंदर जो मेलानिन था वही हमारे ऊपर हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो हेरिडिटी की वजह से हो सकता है। सेकंड चीज होती है कि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी है, तो उस वजह से हमारा जो मेलानिन है वो क्या कहते हैं यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से टैनिंग हो जाती है अपनी बॉडी में और ब्लैकनेस आ जाती है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिनसे भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी जो चीज है वो डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कितना मेलानिन बन रहा है। ओके, लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स का मेन काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये नॉर्मली बोन मेरो के से निकलता है और इसका जो मेन वर्क है वो है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, और मर्कल सेल है, मर्कल सेल जो बेसिकली है सेंसरी रिसेप्टर होता है, जिससे कि हम लोगों को कुछ भी सेंसेशन होता है तो वो हमें फील होता है। ठीक है, तो आपके स्किन में ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं, लाइक केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्कल सेल्स। केराटिनोसाइट्स के अंदर जो मेन प्रोटीन होता है जो रिलीज होता है वो है आपका केराटिन, जिसका काम होता है आपकी जितनी भी टिश्यूज होती हैं उनको
प्रिवेंट करना या उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट का मेन काम होता है मेलानिन को रिलीज करना, प्रोड्यूस करना और साथ ही साथ यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करना। लैंगरहैंस का सेल का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करना। मर्कल सेल जो होता है वो एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करता है स्किन पे। आपको हल्का सा कहीं भी टच होता है, आपको गर्म लग रहा है, आपको ठंडा लग रहा है, तो ये एक मर्कल सेल की वजह से फील होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेयर। अब हम बात कर रहे थे कि लेयर की, ठीक है। तो टोटल 5 लेयर प्रेजेंट होती हैं आपकी एपिडर्मिस के ऊपर। टोटल 3 लेयर हैं आपकी स्किन के अंदर, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। आप बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस में 5 लेयर हैं, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसल। ये आपको याद करनी है। क्या बोलते हैं इसकी सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में ही होता है। सबसे टॉपर जो लेयर होती है वो होती है कॉर्नियम, और सबसे जो डीपर लेयर होती है वो होती है बेसल, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद आता है लूसिडम, फिर ग्रेनुलोसम एंड देन स्पाइनोसम, ठीक। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर न्यूक्लिया एंड ऑर्गेनल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोसोम्स एंड द सेल्स फिल्ड विद द केराटिन। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर, वो सेल जो होते हैं वो लाइसोसोम के द्वारा खा लिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। उनके अंदर जितने भी न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स होते हैं, और उस जगह पे केराटिनोसाइट्स आ जाता है, और वहां से केराटिन उसके अंदर फिल हो जाता है, और वहां से केराटिन रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम में हम देखें तो ये बेसिकली एक डेड सेल हो जाता है, और डेड सेल के बाद यहाँ पे केराटिन उसमें फिल हो जाता है, और वो केराटिनोसाइट से रिलीज होता है, ठीक है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, जस्ट इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इट इज नोन एज द स्ट्रेटम ल्यूसिडम। It's only found in the palms and soles of feet, 3 to 5 layer of clear flat dead keratinocytes. ये मेनली जो ल्यूसिडम वाला पार्ट होता है ये मेनली प्रेजेंट होता है थिक वाले एरिया में, जहाँ पे आपका थोड़ा जैसे सोल हो गया आपका, पाम हो गया आपका, जहाँ पे आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडम प्रेजेंट होता है, जहाँ पे डेड केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसम इससे ज्यादा बेटर है, मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ, इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस टेबल को देख लीजिए। 5 लेयर हैं आपकी, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसल। प्लीज लर्न दिस, ओके। सीक्वेंस ऑफ द लेयर याद रखिएगा। और सीक्वेंस कैसे याद कर सकते हो आप? CLG-SB, CLG-SB, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, बेसल, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे जो टॉप लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसके अंदर काफी सारे केराटिनाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और डेड एपिथेलियल सेल्स दैट आर फ्लैटेंड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। जो एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और फाइनली वो केराटिनाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी ल्यूसिडम। ये प्रेजेंट होती है ओनली इन द थिक स्किन, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि सोल्स हो गया, पाम्स हो गया, बेसिकली उनमें ये पाई जाती है। और ये मिडिल लेयर होती है इन द इन बिटवीन कॉर्नियम एंड द ग्रेनुलोसम, इन दोनों के बीच की लेयर होती है ये, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो काफी क्लियर होते हैं, इसमें न्यूक्लियाई, ऑर्गेनल्स और सेल और मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। मतलब इसके अंदर भी बेसिकली देखा जाए तो केराटिनोइड्स होते हैं, यहाँ पे भी जो भी आपके जो सेल्स होते हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं थ्रू द लाइसोसोम्स। उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट है वो आपको कुछ भी शो नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है ग्रेनुलोसम। जस्ट आपकी ल्यूसिडम के नीचे वाली जो लेयर होती है, इट इज नोन एज, ये गलत लिखा हुआ है, कॉर्नियम, इट इज द ल्यूसिडम बेसिकली, ओके। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है, इट इज नोन एज स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। यहाँ पे आपकी 3 से 5 लेयर होती हैं ग्रेनुलर सेल्स की। एक सेकेंड, 3 to 5 layers of flattened granular cell which contain shrunken fibers of keratin and shriveled nucleus.
श्रिवल्ड न्यूक्लियस मींस काफी ज्यादा श्रिंक हो जाएगा बेसिकली न्यूक्लियाई, और छोटा सा न्यूक्लियाई आपको वहां पे नजर आएगा, ठीक है, और छोटे से वहां पे केराटिन थोड़े थोड़े से क्वांटिटी में नजर आएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेटम स्पाइनोसम। ये स्टेटम ग्रैनुलोसम की जस्ट नीचे वाली लेयर है, एंड इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इट इज सेंट्रली लोकेटेड, एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियर होता है वो ओवल शेप में होता है, और इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं केराटिन के, और सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लेयर दिख रही है, इट इज द स्टेटम ग्रैनुलोसम। ये स्पाइनोसम में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। बाकी जो तीनों लेयर्स थी आपको यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लाइसोसोम के द्वारा खा लिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे वापस से न्यूक्लियस बनना स्टार्ट होते हैं। इस वाली लेयर में आपके काफी सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, ठीक है। और स्ट्रेटम बेसल जो सबसे डीपेस्ट लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस की, और इसमें क्यूबॉइडल या कॉलमनर टाइप के सेल्स होते हैं। आपको देख पा रहे हो आप यहाँ पे जो है वो क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स, दोनों टाइप के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं बेसल में। और ये सेल्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, और इस लेयर में मेलानोसाइट्स भी प्रेजेंट होता है। पर्टिकुलरली जो स्ट्रेटम बेसल वाला पार्ट होता है यहाँ पे आपका मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होता है, जिससे मेलानिन रिलीज होता है। बाकी सारी में हम बात करें तो कैरेटोनाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केराटिन को रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस: स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम, बेसल। देखा जाए तो ऊपर की जो 3 लेयर है इसमें कोई न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मली केराटिनाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम में न्यूक्लियस डेवलप होने लग जाता है, एंड स्ट्रेटम बेसल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एपिथेल कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और वो अरेंज होते हैं काफी सारी लेयर्स में, और इसके अंदर जो मेलानोसाइट्स सेल्स होते हैं वो यहाँ पे डेवलप होते हैं विच सिक्रीट्स द मेलानिन। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ही आपके नए सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं। ऊपर वाली लेयर में आपके सेल्स सारे खत्म हो गए थे, फिर यहाँ पे आते आते आपकी जो सेल्स होती हैं उनकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे, देन हम आगे बढ़े। दुर्गेश को क्लियर है, जतिन को क्लियर है, और आजिम को भी क्लियर है, पारितोष को भी क्लियर है, बाकी लोगों को नहीं है? शुभम को क्लियर है, हेमंत को क्लियर है, विनीत को क्लियर है, कुमारी रौनक के क्वेश्चन है, बोलिए चैट बॉक्स में बोलिए। या अभी आप क्वेश्चन को होल्ड करके रख सकते हो तो रख लो, हम आफ्टर लेक्चर आपकी क्वेरी ले लेंगे जब मैं आपको अनम्यूट करूंगी तब, ठीक है। ओके, नाउ आपकी नेक्स्ट लेयर आती है स्किन की डर्मिस। डर्मिस कहाँ प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस और जो हाइपोडर्मिस होती है, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, उनके बीच में आपकी डर्मिस जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसी के अंदर आपके जितने भी एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, दीज आर प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द डर्मिस। ओके, अब देखा जाए तो ये भी दो लेयर में डिवाइड होता है। एक बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेपिलरी लेयर, अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं रेटिकुलर लेयर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, लाइक हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑल, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? आपके डर्मिस के पार्ट से, ठीक है। और इसके अंदर दो लेयर हैं, एक पेपिलरी एक रेटिकुलर। आउटर लेयर जो होगी वो पेपिलरी लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है वो रेटिकुलर लेयर है। तो पेपिलरी लेयर की हम बात करें, आप देख रहे हो ये डर्मिस है आपका, तो ये जो ऊपर टॉप वाली जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर है इट इज नोन एज द पेपिलरी लेयर, और जो काफी अंदर डीप तक जो लेयर जा रही है इट इज नोन एज द रेटिकुलर लेयर, ठीक है। तो अगर हम पेपिलरी की बात करें तो इसके अंदर एरोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एंड एरोलर टिश्यू इज द पार्ट ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, हम लोगों ने लर्न किया
लास्ट टाइम शायद कल ही पढ़ा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप्स पढ़े थे आपके, तो एरेलर टिश्यू जो है उसी का टाइप है, ठीक है। स्मॉलर कैपिलरीज, लिम्फेटिक एंड सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज, लिम्फेटिक एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, जो आपको सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी पर्टिकुलर पार्ट पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हैज डर्मल पेपिली प्रोजेक्टिंग बिटवीन एपिडर्मल रिजेस, ओके। यहाँ पे आपका जो पेपिलाए होता है, मतलब जो लेयर है वो बेसिकली प्रेजेंट होती है एपिडर्मल के जस्ट नीचे वाली लेयर पे, ठीक है। अब रेटिकुलर लेयर, रेटिकुलर लेयर पार्ट है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके ऊपर आप इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसमें काफी सारे ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं अंदर वाली लेयर में, रेटिकुलर लेयर में। कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का ही पार्ट है आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 2 लेयर होती हैं, पैपिलरी एंड रेटिकुलर। तो आउटर लेयर इज नोन एज द पैपिलरी लेयर, एंड जहाँ पे हमको नॉर्मली सेंसेशन वगैरह फील होता है वो ये वाली लेयर होती है, ठीक है। और उसके अंदर होती है आपकी रेटिकुलर लेयर, जहाँ पे आपके नर्व फाइबर्स या ब्लड वेजल्स या लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लास्ट आपकी जो आती है लेयर वो होती है हाइपोडर्मिस। बेसिकली देखा जाए तो हाइपोडर्मिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, इट्स जस्ट बिलो पार्ट ऑफ द स्किन। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है स्किन का, इट इज नोन एज द हाइपोडर्मिस, ओके। ये स्किन को स्टेबलाइजेशन करने का काम करता है, मूवमेंट, सेप्टिक मूवमेंट वगैरह कुछ करवाना है उसका काम करता है। और यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और ये जो रेटिकुलर लेयर होती है डर्मिस की, उससे जस्ट कनेक्टेड होता है आपका हाइपोडर्मिस। वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ठीक है। और लास्ट है आपका फंक्शंस, कि स्किन का मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, स्किन का काम क्या क्या होता है। तो स्किन के वर्सेटाइल है, मतलब काफी सारे फंक्शंस हैं, एंड बेसिकली ये होम्योस्टेसिस का काम करती है। होम्योस्टेसिस मींस एनवायरनमेंट, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करती है। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था थर्मो रेगुलेशन और आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, तो ये सारी चीजें जो आती है ये होम्योस्टेसिस के अंदर आती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्किन, क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी जो बॉडी है उसको बचाता है, उसके बीच में बैरियर की तरह एक्ट करता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अटैक करेंगे तो आपकी स्किन को अटैक करेंगे, आपकी स्किन डैमेज होगी, देन अंदर जाके आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर आपकी स्किन ही नहीं है तो पूरा मामला खराब है, ठीक है। एंड वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, आपके मतलब आपकी बॉडी से वाटर को कम्प्लीटली लॉस नहीं होने देता है। अगर आपकी ऊपर स्किन नहीं होगी और आप एकदम से हाई टेम्परेचर में चले जाओगे तो आपको कम्प्लीटली वाटर लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो कुछ तरीके से रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, लाइक हमने बताया अभी स्वेटिंग को रिमूव करता है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिनसे ऑयल वगैरह जो होता है एक्स्ट्रा में उसको रिमूव करता है। आपका जो वैक्स कान में प्रेजेंट होता है वो भी एक तरीके से बाहर निकलता है, तो जो भी अपनी गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ये यूवी लाइट को एब्जॉर्व करता है, क्योंकि इसके अंदर मेलेनिन प्रेजेंट होता है, और मेलेनिन जो होता है वो विटामिन सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। तो इससे जो विटामिन डी प्रेजेंट होता है सनलाइट के अंदर वो एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। जैसे कि आपको होम्योस्टेसिस में बताया गया था कि किस तरीके से थर्मो रेगुलेशन होता है। थर्मो रिसेप्टर्स जो आपकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से आपका बॉडी का रेगुलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो दिस इज ओवर, लेकिन इसके बाद का जो पार्ट है लाइक हेयर, नेल्स और स्किन ग्लैंड्स, ये हम लोग परसों के दिन डिस्कस कर लेंगे, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अब आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो। बोलिए रौनक। हाँ मैम, मैम कैरोटीन तो एक प्रोटीन भी है ना? हाँ, प्रोटीन ही तो होता है।
नहीं तो मीन अभी तो मीन वो सेल में भी आप ये बोले केराटिनाइट, देखो keratinocytes, it is a cell which contains protein, it is known as keratin. मीन्स ये सेल को मीन ये करता है, कंटेन करता है। सेल के अंदर केराटिन होता है, ये कह रही हूँ मैं। ओह सॉरी, देखो ओके ना, मैम। केराटिनोसाइट्स इज द सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जो कि प्रोड्यूस करता है केराटिन। ये हम जो पढ़े हैं, ये 4 टाइप के सेल हैं आपके। लाइक हाँ केराटिनोसाइट्स हाँ केराटिन प्रोड्यूस करता है, मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करता है, लैंगरहैंस सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, मर्कल सेल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यस मैम। और कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो, जतिन जायसवाल। यस मैम। क्या कर रहे हो? क्लियर हो गया सब? यस मैम। अच्छा, आप लोगों का टेक्नोवेशन का क्या चल रहा है? वही अभी थोड़ा सा देख रहे थे हम बैक करके। मैम वो तो कुछ दिया था ना फॉर्मेट टाइप के, उसके हिसाब से करना है, इंप्रूडेंस लिखना है और उसके ऊपर पता नहीं क्या इधर सैटरडे उधर हो को गया आप लोगों का है, सैटरडे तक आपको रेडी करना है उसको। मैम। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा मैम। ओके। मैम हाँ हेमंत, जा तेरी आवाज नहीं आ रही है। मैम ये स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है मैम? ये जैसे उसमें डिपार्टमेंट नेम, स्कोप फिर एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में टाइटल। ये है, सुनो, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में ये है कि आप जो करने वाले हो उसका एम क्या है, आप क्यों बना रहे हो। अच्छा, मटेरियल रिक्वायर्ड एंड मेथड ये तो मटेरियल लिख रिक्वायर्ड में देंगे। आप जो जो इंग्रेडिएंट यूज करोगे और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। कॉन्क्लूजन। कंक्लूजन में आपने जो भी बनाया है उससे आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, मतलब अभी तो अपन क्योंकि प्लान ऑफ वर्क करें, अभी तक अपना काम तो अच्छा, हुआ नहीं है, तो हमें क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, और फ्यूचर स्कोप में आपको लिखना तो है। ये लिखना है क्या है? हाँ ये लिखना है। अच्छा और मैम। मैम। हाँ, और गाइड, और ये फ्यूचर स्कोप कहाँ लिखा रहा है मैम इसमें? फ्यूचर स्कोप नहीं लिखा हुआ इसमें। नो मैम, इसमें तो प्रोजेक्ट टाइटल, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, मटेरियल अच्छा, रिक्वायरमेंट, वो स्कोप एंड काउंसलिंग, ऑब्जेक्टिव ऊपर आ गाइड गया, ठीक है नेम ठीक है, कोई बात नहीं। और अच्छा मैम मेरा उसमें एक लिखना है क्वेश्चन क्या है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में? क्या बोल रही फ्यूचर का हो? उसी में लिखना है क्या मैम? हाँ हाँ, रौनक क्या बोल रही हो? मैम मीन्स अगर मैम जैसे हम लोग हर्बल मीन बनाने वाले हैं, ठीक है, तो मैम कहीं ना कहीं ये तो फार्मेसी के अगेंस्ट है ना, क्योंकि फार्मेसी में मेडिसिन और केमिकल वगैरह का यूज होता है, तो अगर हम लोग हर्बल की ओर चले नहीं जाएंगे नहीं तो नहीं फिर नहीं नहीं बेटा, ऐसे गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि आपके जो फार्मेसी है उसमें एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, और वो कम्प्लीटली हर्बल ड्रग के ऊपर बेस्ड है। जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर फार्मेसी में वर्क करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर्बल जो है वो फार्मेसी का पार्ट नहीं है। हर्बल इज द आल्सो द पार्ट ऑफ द फार्मेसी। तो मुझे यही लग रहा था मैम कि अगर हम ज्यादा हर्बल की ओर चले जाएंगे तो फिर केमिकल रहेगा नहीं, तो फिर फार्मेसी का नहीं क्या नहीं मीन नहीं 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 नहीं, फार्मेसी इज नॉट कंपल्सरी विद द केमिकल। इसमें एक सब्जेक्ट है आपका कोग्नोसी, जो कम्प्लीटली हर्बल के ऊपर वर्क करता है। वो तो मुझे मैम नहीं अभी पता था। हर्बल नहीं करते तो मैम फिर ड्रग वगैरह ये कहाँ से लाते हैं मैम? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेज भी खुला नहीं है। मतलब मतलब मैम हर्बल दिया है तो मतलब ये हर्बल आसानी से प्रोवाइड हो जाता है मैम, जैसे घर पे कुछ भी हल्दी वगैरह ले नहीं, लो या हर्बल फिर घर ऐसे। से नहीं, हम तो अगर और इसमें मैम कॉलेज में भी केमिकल वगैरह। करवाते हैं ना आपको, तब भी हम हर्बल से हाँ ही करवाते हैं, क्योंकि हाँ, हर्बल क्योंकि का मैम साइड इफेक्ट कम होता है। कॉलेज में वो ड्रग वगैरह मिल जाता है शायद बनाने के लिए।
ठीक है। अटेंडेंस कौन लेगा? क्या? क्या बोला, आवाज नहीं आई। अटेंडेंस कौन लेगा मैम आज? उसने ले ली होगी ना, एकता ने। एकता ले ली? हाँ वही भेजती है। ले ली, हाँ ले ली। ठीक है, ओके। ओवर करें? यस मैम। मैम यस मैम।